चलिए जानते हैं परमाणु के बारे में। तो सब जानते ही होंगे कि भारत में कणाद नाम के एक व्यक्ति थे। नाम था इनका कणाद। इन्होंने लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा से पूर्व में परमाणु शब्द का उपयोग किया था। परमाणु का प्रयोग किया था या परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। ये भारत के व्यक्ति थे जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक हुए जॉन डाल्टन। इन्होंने 1808 ईस्वी में परमाणुओं के बारे में बताने के लिए, परमाणुओं के बारे में समझाने के लिए अपना सिद्धांत दिया था, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है परमाणुओं को बताने के लिए, परमाणुओं को समझाने के लिए सबसे पहले सिद्धांत दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, जिसका नाम था जॉन डाल्टन का परमाणुवाद। इनके इस सिद्धांत के अनुसार से ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड या ब्रह्मांड में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रह्मांड शब्द यूज कर देता हूँ। तो ब्रह्मांड की चीजें हो गए या ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु, सब ब्रह्मांड में ही आ जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था वह पदार्थों से मिलकर बना होता है। पदार्थ से मिलकर बना होता है, उसी को हम द्रव्य बोल देते हैं। पदार्थ या द्रव्य से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये पदार्थ या द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। इन अति सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। दुनिया का प्रत्येक पदार्थ, ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसे छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है, ये जॉन डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार से। आगे इन्होंने बताया कि जितने भी परमाणु होते हैं वो अविनाशी होते हैं, मतलब इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। साथ में इन्हें हम और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक शब्द यूज किया था, अविनाशी होते हैं और अविभाज्य होते हैं। इन्हें हम विभाजित भी नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन समय गुजरता गया, आधुनिक जमाने में वैज्ञानिक लोग पहुंच गए। उन्होंने बताया, आधुनिक जमाने के वैज्ञानिकों ने, कि जो परमाणु होता है वह ठीक है अति सूक्ष्म कण होता है। जॉन डाल्टन का परमाणुवाद सही बोल रहा था, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। इसे लगभग 12 प्रकार के कणों में तोड़ा जा सकता है। कितने प्रकार के कणों में तोड़ा जा सकता है? तो 12 प्रकार के कणों में उसको हम विभाजित कर सकते हैं। ये 12 प्रकार के जो कण होते हैं उनके नाम, कुछ का नाम मैं बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, बोसान। ये इस प्रकार से 12 प्रकार के कण होते हैं। कितने प्रकार के कण होते हैं? 12 प्रकार के कण होते हैं, जिसमें से 5, 7, 8 का नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया।
अब ये जितने भी 12 प्रकार के कण होते हैं उसमें से कुछ कण स्थायी प्रकृति के होते हैं और कुछ कण अस्थायी प्रकृति के होते हैं। सभी कणों में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के लगभग 99% भाग को बनाते हैं। परमाणु का लगभग 99% भाग को केवल ये 3 प्रकार के कण बनाने का काम करते हैं। इसी कारण से इन तीनों कणों को परमाणु का रचक कण कहा जाता है या फिर संरचनात्मक कण के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन का वजन या द्रव्यमान या भार 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम होता है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.675 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का भार इतना, प्रोटॉन का भार इतना, न्यूट्रॉन का भार इतना होता है। आवेश की बात करते हैं, आवेश कितना कितना होता है, तो इनमें आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है 1.6022 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। प्रोटॉन में भी उतना ही आवेश होता है लेकिन वो प्लस चार्ज वाला होता है, 6022 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। और न्यूट्रॉन में आवेश होता है 0, उसमें ना तो धन आवेश होता है न ही ऋण आवेश होता है, इसलिए उसका जो आवेश होगा वो 0 हो जाएगा। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम, उसमें आवेश पाया जाता है इतना। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम और उसमें आवेश पाया जाता है इतना प्लस चार्ज के साथ। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है इतना और उसमें आवेश होता है 0। अब जो परमाणु होता है वो उसका आकार किस प्रकार से होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति किस प्रकार से होती है, इसको बताने के लिए 3 सिद्धांत हैं जिनको हमको जानना है। जिसमें पहला सिद्धांत है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल पहला हो गया। सेकेंड नंबर में हमको जानना पड़ेगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थर्ड नंबर में बोर का परमाणु मॉडल। ये 3 मॉडल हम डिटेल से जानेंगे अभी इसके पश्चात। तो देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है। मैं इसको साफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम तीनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल के बारे में। इन तीनों के द्वारा ये बताया गया है कि परमाणु का आकार कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कण किस प्रकार से व्यवस्था में रहते हैं। इन्हीं सब चीज को बारे में बताने के लिए 3 मॉडल यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखते हैं हम थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार से परमाणु है वो गोल आकार का होता है। परमाणु गोल आकार का होता है। कौन से आकार का? गोल आकार का होता है, जिसमें सभी तरफ धन आवेश बिखरे हुए होते हैं। धन आवेश समान मात्रा में वितरित होते हैं, सब तरफ धन आवेश बराबर मात्रा में फैला हुआ होता है और उसके बीच बीच में ऋण आवेश गुथे हुए होते हैं या उपस्थित होते हैं। बीच में ऋण आवेश
या इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं। तो मान लीजिए कोई गोल आकार का तरबूज होता है, उस तरबूज को हम काट कर बाहर निकाल लेते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा इस प्रकार से हमने बाहर निकाल लिया। ये तरबूज है, तरबूज का एक छोटा सा टुकड़ा हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको हम देखते हैं, तो जब तरबूज के इधर वाले भाग को हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो भाग होता है, ये पूरा का पूरा भाग हमको लाल दिखाई देता है। और यहीं बीच बीच में आपको उसके सीड या फिर उसके बीज आपको दिखाई देंगे। जो मान लीजिए उसके बीज हैं। तरबूज का रंग लाल, अंदर वाला भाग को बोल रहा हूँ, बाहर वाला भाग को नहीं बोल रहा हूँ। तो तरबूज के अंदर में सब तरफ इस प्रकार से लाल रंग फैला रहता है और यहाँ पर बीज उसके काले काले रंग के पाए जाते हैं। ठीक है, बीज कौन से रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। इस प्रकार से हमको दिखाई देते रहते हैं। तो ये जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो ठीक ये तरबूज के जैसी संरचना को बताने का काम करता है। परमाणु गोलाकार का होता है। जिस तरीके से यहाँ सब तरफ लाल वाला भाग पाया जाता है, उसी प्रकार से इसमें धन आवेश सब तरफ बिखरे हुए होते हैं। तरबूज में सब तरफ लाल वाला भाग फैला हुआ होता है, पके वाले तरबूज में ठीक उसी प्रकार से परमाणु में धन आवेश सभी तरफ फैला हुआ होता है, बराबर मात्रा में, समान मात्रा में। और तरबूज में कहीं कहीं पर ये बीज लगे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऋण आवेश वाला जो भाग होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसमें गुथे हुए होते हैं। तो इसमें धन आवेश की मात्रा और ऋण आवेश की मात्रा इतनी होती है कि दोनों एक दूसरे को क्या बना लेते हैं? उदासीन बना लेते हैं। ऐसा थॉमसन का परमाणु मॉडल कहता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल की तुलना तरबूज से की जाती है, इसी कारण से इनके इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। नाम आ गया, एक ध्यान रखेंगे, तरबूज मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। एक और है नाम है इसका इंग्लिश में, पुडिंग मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों ऐसा जाना जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से तरबूज में लाल भाग सब तरफ फैला होता है, बीच बीच में उसके सीड लगे हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमाणु गोलाकार का होता है, सब तरफ धनावेश बिखरे हुए होते हैं और उसके कहीं कहीं पर ऋण आवेश फैला हुआ होता है। ठीक तरबूज के जैसा होता है इस मॉडल के हिसाब से। इसी कारण से इस मॉडल को तरबूज मॉडल, पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह था पहला मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो कई जगहों पर फैल हो गया। दूसरा हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? सोना लिया, सोना धातु आप जानते हैं, सोना, जिसको हम AU से प्रदर्शित करते हैं। यह एक उन्होंने सबसे पहले सोना लिया। दूसरा सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने सोना लिया, सोना को पीट पीट कर एकदम पतला बना दिया। जैसे हमारे कॉपी पुस्तक में पन्ने होते हैं कागज के, वैसे इन्होंने सोना को पीट पीट कर एकदम पतला चद्दर बना दिया। इतना पतला बना दिया कि वह पत्र के जैसा या फिर कागज के जैसा एकदम पतला हो गया था। इसको हम स्वर्ण पत्र कहेंगे। सोना लिया, उसको पीट पीट कर पन्नी के जैसा, कागज के जैसा पतला बना दिया, इसको हम स्वर्ण पत्र कहते हैं। अब मान लीजिए ये उसके परमाणु हैं, सोने का परमाणु। ये पहला परमाणु, इधर दूसरा परमाणु रहेगा, इधर तीसरा परमाणु रहेगा, ऐसे बहुत सारे परमाणु यहाँ पर रहेंगे। तो बहुत सारे परमाणु रहेंगे तो उनको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर एक ही परमाणु बना रहा हूँ, उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। एक परमाणु में जिस प्रकार का एक्टिविटी होगा वैसे सभी परमाणु में एक्टिविटी होगा, हमें समझना है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए ऐसे बहुत सारे परमाणु आसपास में लगे हुए हैं। सिंपल सी बात है, सोना है तो सोना कई सारे परमाणु से मिलकर बना हुआ होगा। तो इन्होंने स्वर्ण पत्र में इधर अल्फा कणों का बौछार कराया। कौन से कण का बौछार कराया? अल्फा कणों का बौछार कराया। इधर अल्फा कणों का बौछार कराया। अल्फा कण संकेत में ऐसे लिखते हैं,
और ये जो अल्फा कण होता है वो हमारे हीलियम परमाणु के बराबर होता है, उसका द्रव्यमान भी 4 होता है और उसमें आवेश भी 2 होते हैं। सेम टू सेम वह हीलियम के जैसा होता है, इसीलिए कहीं कहीं पर अल्फा की जगह पर हीलियम भी दे दिया रहेगा, या ऐसा लिखने पर भी आपको समझ जाना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने स्वर्ण पत्र लिया, इसके आसपास में बहुत सारे परमाणु हैं, इन्होंने अल्फा कण का बौछार कराया स्वर्ण पत्र के ऊपर में। तो बौछार कराने के बाद इन्होंने ध्यान से इसको देखा, इसका ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करने पर इन्हें पता चला कि ये जो अल्फा कण थे, ये अल्फा कण ये इधर से इधर निकल गया, ये इधर से इधर निकल गया, ये इधर से इधर निकल गया। अधिकांश जो अल्फा कण थे, बहुत सारे अल्फा कण, वो इस प्रकार से सीधे के सीधे निकल गए। तो क्या क्या देखा उन्होंने? तो पहला नंबर में अधिकांश अल्फा कण सीधे बाहर निकल गए। अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे बाहर निकल गए, सीधे बाहर निकल गए, सीधा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जब अल्फा कण इधर से गुजर रहा था, आगे जा रहा था, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं था। इसका मतलब है परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है, इधर वाला भाग, इधर वाला भाग, वो खाली होता है। इसीलिए अल्फा कण बिना विचलन के इस तरीके से सीधा सीधा बाहर निकल जाता है, बिना कोई विचलन के, बिना कोई परेशानी की, क्योंकि इधर वाला भाग परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा नंबर में कुछ कण ऐसे थे, कुछ कण ऐसे थे अल्फा कण के जो अपने मार्ग से विचलित हो गए। कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। कैसे विचलित हो गए भाई? यहाँ से कण जा रहा था, वो इधर गया, जाने के बाद इस प्रकार से विचलित हो गया, ये इधर से गया, इस प्रकार से विचलित हो गया। बहुत कम कण ऐसे थे जो अपने रास्ते से विचलित हो गए, बहुत कम। कारण क्या था जानते हैं? इसका कारण ये था रदरफोर्ड के अनुसार से कि अल्फा कण में यह प्लस चार्ज वाला होता है। कौन से चार्ज वाला? प्लस चार्ज वाला, क्योंकि इसके अंदर में प्रोटॉन पाया जाता है, प्लस चार्ज इसमें पाया जाता है हीलियम के बराबर। तो इसमें प्लस चार्ज होता है, इसमें मान लीजिए प्लस चार्ज है, सब प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज वाला क्यों प्रतिकर्षित होगा? तो इसके बीच में कहीं पर या यहीं आसपास में प्लस चार्ज होगा, इसीलिए प्लस चार्ज और प्लस चार्ज में प्रतिकर्षण होता है और अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर बाहर निकल जाता है। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं होता तो बिना विचलन के सीधा निकल जाता। लेकिन कुछ कण ऐसे थे जो यहाँ से थोड़ा सा अपना रास्ता बदलते हैं और विचलित होकर बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब है कि इसके बारे में तो हम कंफर्म जान रहे हैं कि इसमें प्लस चार्ज होता है, नाभिक में भी या परमाणु के कहीं पर भी प्लस चार्ज होता होगा, जिसकी वजह से ये अल्फा कण अपना मार्ग विचलन कर देते हैं और यहाँ से रास्ता बदलकर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ कण ऐसे थे जो यहाँ से आते हैं और इसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, कुछ अल्फा कण ऐसे थे, ये अल्फा कण इधर से गया, यहाँ पे टकराया और इधर से वापस आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो अल्फा कण जा रहा था इसमें प्लस चार्ज था और यहाँ भी प्लस चार्ज है, ये पूरा का पूरा प्रतिकर्षित करता है और उसका जो कुछ भाग होता है इधर से वापस आ जाता है। तीसरा पॉइंट है बहुत ही कम, उनके प्रयोग के हिसाब से 20,000 अल्फा कण को बौछार कराया गया था। तो 20,000 अल्फा कणों में से केवल 2 या 3 अल्फा कण अपने मार्ग में सेम टू सेम वापस अपने ही मार्ग में जिस तरफ से आए थे उसी तरफ वापस लौट गए। 2 या 3 अल्फा कण अपने दिशा में पुनः चले गए, दिशा में पुनः वापस चले गए। इसका मतलब है कि बीच में कोई सॉलिड
था जिसमें धन आवेश था, इसी ने अल्फा कण को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया और वह जिस तरफ से आया था उसी तरफ इधर से वापस लौट गया। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। इस प्रयोग को करने के बाद उन्होंने जो जो देखा वो उन्होंने इस प्रकार से बताया। इन तीनों को देखने के बाद उन्होंने अपना मॉडल दिया, परमाणु मॉडल दिया, जिसमें पहला था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कैसा होता है? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है। और बीच में छोटा सा भाग पाया जाता है, बीच में छोटा सा पार्ट्स पाया जाता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं। क्या बोलेंगे? नाभिक कहते हैं। ये नाभिक बहुत ज्यादा छोटा होता है परमाणु की तुलना में। नाभिक और परमाणु दोनों के बीच में मैं अनुपात लगा देता हूं, दोनों। तो नाभिक बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, नाभिक यदि उसका साइज 1 है तो इधर कितना हो जाएगा? परमाणु का साइज 1 लाख। दोनों का रेशियो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, परमाणु और नाभिक का रेशियो 1:1 लाख। हम सिंपल भाषा में समझेंगे तो नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है परमाणु की तुलना में, या ऐसा बोल सकते हो कि नाभिक से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा होता है परमाणु, ठीक है। तो नाभिक का आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है परमाणु की तुलना में। दोनों का रेशियो 1:1 लाख लगभग होता है। अब ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक में पूरा का पूरा द्रव्यमान, परमाणु का पूरा द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? तो इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है। और इस नाभिक में ही पूरा का पूरा धन आवेश केंद्रित होता है। कौन सा आवेश केंद्रित होता है? पूरा का पूरा धन आवेश इसी नाभिक में केंद्रित होता है। पहला याद रखेंगे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसके बीच में छोटा सा कण पाया जाता है, जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है परमाणु का की तुलना में। आगे देखेंगे तो परमाणु का पूरा द्रव्यमान, परमाणु का पूरा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है और यहीं पर पूरा का पूरा धन आवेश भी पाया जाता है। थर्ड नंबर में इसमें पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन, ये बाहर जो खोखला वाला भाग हम बोल रहे हैं, उस खोखला वाले भाग में इलेक्ट्रॉन कक्षा रहता है, वहां पर गति करता रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षा में गति करता रहता है। कहाँ गति करता रहता है? यह नाभिक है, इधर चारों तरफ रास्ते बने हुए होते हैं, कक्षा उसको कहा जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं इनके सिद्धांत के अनुसार से। उसके बाद ये नाभिक में पाया जाने वाला धन आवेश और इधर तेज स्पीड से गति करने वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में बल पाया जाता है, जिसको कहा जाता है प्रबल विद्युत आकर्षण बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इसी बल के कारण से ये धन आवेश और ये ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धन आवेश वाला किसको आकर्षित करेगा? ऋण आवेश वाले को, और ऋण आवेश वाला धन आवेश वाले को, एक दूसरे को ये दोनों आकर्षित करके रखे रहते हैं। दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं। बांधने के लिए कौन सा बल पाया जाता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। इसी के द्वारा वो आपस में आकर्षित रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। तो ये था। अच्छा, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट एक और देख लेते हैं। ये मान लीजिए हम सोडियम के बारे में पढ़ रहे हैं।
ये मान लीजिए सोडियम का, अच्छा ये सोना का परमाणु है। तो सोना का परमाणु हम लेते हैं इधर, ये सोना का पहला परमाणु है, सोना का दूसरा परमाणु है, सोना का तीसरा परमाणु है, सोना का चौथा परमाणु है। तो ये सोने का परमाणु जितने भी रहेंगे प्रकृति में वो सब आपस में समान होंगे। सोना का पहला परमाणु, सोना का दूसरा परमाणु, सोना का तीसरा परमाणु, सोना का चौथा परमाणु, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें है उतना इसमें रहेगा, उतना इलेक्ट्रॉन इसमें उतना इसमें, जितना प्रोटॉन इसमें है उतना प्रोटॉन इसमें, उतना ही प्रोटॉन इसमें। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि समान परमाणु, एक तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। सोना है तो प्रकृति में जितना भी सोना है सब के परमाणु समान होंगे। लेकिन यदि हम बात करें अलग अलग परमाणु के बारे में, आप ले लिए यहाँ पे सोना ले लिए AU, उसके बाद चांदी ले लिए AG। बात करेंगे इसके परमाणु और इसके परमाणु के बारे में, तो दोनों के परमाणु अलग अलग होंगे, उनमें अलग अलग आवेश होगा, उनमें उनका द्रव्यमान भी अलग अलग होगा, उसमें प्रोटॉन भी अलग अलग प्रकार का होगा। इसी में थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल के बारे में। पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। यहीं से उसको क्लियर कर लेते हैं। तत्व में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, अलग अलग परमाणु में ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे अलग अलग होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। इसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर एक लिखा रहता है और यहाँ पर भी एक लिखा रहता है। तो इसको मैं मॉडल के हिसाब से प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूँ। ये मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु है, तो ये जो गोलाकार दिखाई दे रहा है ये उसका नाभिक है, न्यूक्लियस है। इसको हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्र भी कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं। इस नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर बाहर के रास्ते में घूमता रहता है, इसको हम बोल देते हैं कक्षा। और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर है 1, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर 1 और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 0। यहाँ जो संख्या लिखा रहता है इसको हम कहते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखेंगे, परमाणु संख्या मतलब हाइड्रोजन में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में है, ये अभी उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। और उदासीन कब होगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम प्रोटॉनों की संख्या हमको बताया गया है, तो हम लिख दिए प्रोटॉन की संख्या 1, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी हो गया 1, और इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। प्रकृति का एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है तो वो है हाइड्रोजन। अब हम दूसरा देखते हैं
आ गए हम सोडियम के बारे में। यहाँ पे 11 लिखा रहेगा, यहाँ पे 23 लिखा हुआ होता है। देखेंगे सबके बारे में। तो इसमें हमको पूछेगा कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या है या सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो हम यहाँ संख्या देख रहे हैं उसी को लिख देंगे। इसका परमाणु क्रमांक 11 है। परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन की संख्या भी हो जाएगी 11। किसी प्रकार का चार्ज वार्ज नहीं दिया हुआ है, मतलब ये उदासीन है। और उदासीन कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाएगा 11। ये परमाणु क्रमांक को ए से प्रदर्शित किया जाता है, तो परमाणु क्रमांक बराबर 11 हो गया। उसके बाद एक और आता है, एक और चीज हमको याद रखना पड़ता है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये ऊपर में जो लिखा हुआ होता संख्या है वह परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23। और अच्छा, हाइड्रोजन का भी परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं। परमाणु संख्या इसका 1 था। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान भी ऊपर में दिया हुआ है 1, ये ऊपर में 1 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इतना दिया रहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसमें बचा एक न्यूट्रॉन का संख्या कैसे पता करेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या को पता करने के लिए ये जो दिख रहा है Z और यहाँ पे दिख रहा है A, Z माइनस A कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23, रेड 11 हो जाएगा। दोनों को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 2 और 1 12। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से प्रकृति में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। जितने भी सोडियम होंगे उसमें प्रोटॉन 11 होगा, इलेक्ट्रॉन 11 होगा, परमाणु द्रव्यमान 23 होगा और न्यूट्रॉन 12 होगा। ये समस्थानिकों की बात हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इतना जो जान रहे हैं, इस मॉडल के 5वें पॉइंट के अनुसार से एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं आपस में समान होते हैं, और अलग अलग परमाणु की बात करेंगे, इस परमाणु की तुलना सोडियम से करेंगे तो इनकी क्वालिटी अलग अलग हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। तो याद रखेंगे इसमें इस प्रकार से प्रश्न हर एग्जाम में आता रहता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं आप। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बोर के परमाणु मॉडल के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद कक्ष में पहुंचेंगे। बोर का परमाणु मॉडल, तीसरा मॉडल हम पढ़ रहे हैं। बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु के बारे में बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताने के लिए ये हम तीसरा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, बोर का परमाणु मॉडल। तो इनके अनुसार से सबसे पहला नंबर का पॉइंट, ये मान लीजिए कोई परमाणु का नाभिक है और इधर ऐसे रास्ते बने हुए हैं। तो इस मॉडल के अनुसार से नाभिक के चारों ओर बहुत सारे वृत्ताकार मार्ग होते हैं। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर बहुत सारे वृत्ताकार मार्ग बने होते हैं। जैसे ये वृत्त के आकार का मार्ग दिख रहा है, ये नाभिक है, ये पहला वृत्ताकार मार्ग, ये दूसरा वृत्ताकार मार्ग होता है,
इन वृत्ताकार मार्गों को कक्षा कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में हम जाएंगे तो ऑर्बिट कहा जाता है। किसी में ऐसे ऑर्बिट की संख्या 1 होगा, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो चित्र बनाया हूँ इसमें कक्षों की संख्या 2 है। एक और बना देता हूँ मैं, ये 3 हो गया। एक और बना देता हूँ, ये मान लीजिए 4 हो गया। तो नाभिक के चारों तरफ बहुत सारे वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं। इस वृत्ताकार मार्ग को कक्षा कहते हैं और इसी में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इनका नाम कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं K, इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं M, इसको बोलते हैं N। इस प्रकार से इसका नाम बढ़ता चला जाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जाएगा। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि ये पहला नंबर का कक्षा है, ये दूसरा नंबर का है, ये तीसरा नंबर का है, ये चौथा नंबर का है। तो यहाँ नंबर भी हम डाल सकते हैं, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, पांचवा कक्षा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, करते करते बहुत सारे कक्षा रहेंगे। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार से पहला पॉइंट हमको समझ में आया कि नाभिक के चारों तरफ बहुत सारे वृत्ताकार मार्ग होते हैं। इन वृत्ताकार मार्गों को हम कक्षा कहते हैं। ये कक्षा है जिसको हम K, L, M, N संकेत से भी दर्शा सकते हैं, या फिर काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 कक्षे इसमें उपस्थित हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है, ये जो कक्षा है, कक्षा, उनकी ऊर्जा निश्चित होती है। कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। ये जो रास्ते दिख रहे हैं, कक्षा दिख रहे हैं, इसका ऊर्जा निश्चित होता है, फिक्स होता है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमना चालू करता है तो उसकी ऊर्जा न तो कभी खत्म होती है और न ही कहीं बाहरी प्रयास न किया जाए तो न तो बढ़ता है, नहीं घटता है। बाहरी प्रयास नहीं करने पर, याद रखेंगे, यहाँ पर की ऊर्जा निश्चित होती है। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, जब तक कि बाहरी स्रोत से कोई कार्य न किया जाए। बाहरी स्रोत से कार्य करेंगे तो इसकी ऊर्जा हो सकता है बढ़ जाएगा, या हो सकता है कम हो जाएगा। लेकिन जब तक हम किसी बाहरी स्रोत का उपयोग नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है और वो भी हमेशा गति करता रहता है। न कम होता है उसका ऊर्जा, न ज्यादा। बाहरी स्रोत का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है, बाहरी स्रोत अभी नहीं लगाया गया है, तो इन कक्षकों की ऊर्जा निश्चित होती है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो उसकी ऊर्जा न तो कम होती है न ज्यादा होती है, वो हमेशा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, न ऊर्जा कम होगा न ज्यादा होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। जब वृत्ताकार मार्ग में गोल गोल रास्ते में गति करेगा कोई वस्तु आवेश वाला, तो यहाँ पर कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। उस कोणीय संवेग को हम mv/r से प्रदर्शित करते हैं और ये कितना होता है? h/2π के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट में, जब इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार मार्ग में गति करता रहता है तो कोणीय संवेग उत्पन्न होता है और कोणीय संवेग को हम mv/r से प्रदर्शित करते हैं, यह h/2π के बराबर होता है। यहाँ हो जाएगा इसमें h/2π, उसके बाद ये हो जाएगा 2h/2π, ये वाला हो जाएगा 3h/2π, यहाँ हो जाएगा 4h/2π। फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो याद रखना है, यहाँ जब कोणीय संवेग उत्पन्न होता है तो वह h/2π होता है या फिर इसका गुणज होता है, ऐसे 2h/2π। हम दो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे मैं करके बता रहा हूँ आपको। 3h/2π
4h/2 ऐसे ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। ये कोणीय संवेग का मान इस प्रकार से होता है। कोणीय संवेग के बाद अगला चौथा नंबर का आखिरी पॉइंट है, जब इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाता है या यहाँ से ऊर्जा लिया जाता है, तो ध्यान से देखेंगे, जब इसको हम ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा देने पर इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद ये कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। एक और डिब्बा रहेगा इधर, इस डिब्बे में चला जाएगा अगले वाले स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और यदि इसकी ऊर्जा निकाल लिया जाएगा तो कहाँ चल देगा ये, ऊर्जा निकालने पर, ऊर्जा कम करने पर यह निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। याद रखेंगे, इसको ऊर्जा देंगे तो यह उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और यदि यहाँ से ऊर्जा बाहर निकलता है तो यहाँ पर पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में भी जा सकता है, बाहरी स्रोत से कुछ हम करेंगे तब की स्थिति में। तो ये हो गए 4 पॉइंट बोर का परमाणु मॉडल का। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो गति करता रहता है उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी ऊर्जा कितनी होती है, उसका अभिविन्यास क्या है, उसका चक्रण क्या है, इन सब के बारे में जानते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके 4 चीजों को हमको पता करना है। इलेक्ट्रॉन का स्थिति, ऊर्जा, अभिविन्यास और चक्रण, ये 4 चीजों के बारे में हमको पता करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करता रहता है, उसकी स्थिति, ऊर्जा, अभिविन्यास और चक्रण, इन 4 चीजों का पता लगाने के लिए 4 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, क्वांटम संख्या कहते हैं। शॉर्टकट में पूछ दिया जाएगा कि क्वांटम संख्याएं कितने हैं, तो 4 है। क्वांटम संख्या से क्या पता लगाते हैं, तो क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास और इलेक्ट्रॉन का चक्रण, ये 4 चीजों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। क्वांटम संख्या, तो क्वांटम संख्या होते हैं 4। कितने क्वांटम संख्या होते हैं, 4। पहला वाले का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरे वाले का नाम है हिंदी में द्विअंशी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखते हैं चारों क्वांटम संख्याओं की परिभाषा के बारे में, इसके बाद अनुप्रयोग देखेंगे। इसके बाद पहले परिभाषा और क्या क्या को पता करते हैं, संकेत क्या होता है उसको देखते हैं, फिर किसी एग्जाम्पल को लेकर क्वांटम संख्या को निकालना कैसे है उसको हम जानेंगे आराम से। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और यह पता करता है मुख्य ऊर्जा स्तर को। किसको बताता है, मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है,
या फिर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने का काम करता है। ये दो चीज़ों को बताएगा, मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है और स्थिति को बताने का काम करता है। सामने में जो भी गिनती लिखा हुआ होता है, सामने का गिनती जो भी लिखा रहेगा वह मुख्य क्वांटम संख्या होता है। सामने का गिनती क्या को शो करता है? मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1s2, सामने में गिनती लिखा हुआ है 1, ये सामने का जो गिनती रहेगा वो प्रदर्शित करेगा मुख्य क्वांटम संख्या को। इधर मैं लिख देता हूँ, इधर हम लिखेंगे 1s2, ये सामने का गिनती प्रदर्शित करता है मुख्य क्वांटम संख्या को। दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को बताता है, कोणीय संवेग को बोल सकते हैं, या फिर उप ऊर्जा स्तर को बताने का काम करता है। दो चीजों को यह बताने का काम करता है। तो याद रखना है, जैसे यहाँ पर S, P, D, F जो भी दिया रहेगा, यहाँ पर सेकेंड नंबर में या तो S होगा या P होगा या D होगा या F होगा, चार होते हैं, उनको बताता है ये द्विगंशी क्वांटम संख्या। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ L। ये याद रखना है, S का मान 0 होता है, P का मान 1 होता है, D का मान 2 होता है और F का मान 3 होता है। ये S, P, D और F किसको शो करते हैं? द्विगंशी क्वांटम संख्या को शो करते हैं। थर्ड नंबर में चुंबकीय क्वांटम नंबर, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से प्रदर्शित करते हैं और ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। अब आपको पता होगा कि S में डिब्बों की संख्या होता है 1, उप कक्षकों की संख्या होता है 1। आप ये भी जानते होंगे कि P में कक्षकों की संख्या होता है 3। उसके बाद D में 1, 2, 3, 4 और 5, D में ऐसे कक्षकों की संख्या होता है 5। और उसी तरीके से F में होता है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इतना आपको याद रखे रहना। और इसका जो मान होता है m का मान, वो होता है -L 0 से लेकर +L तक इसका मान होता है। -L 0 और +L तक इसका मान होता है। m बराबर -L 0 +L, ठीक है। या फिर इतना भी आप याद रख सकते हो, m बराबर होता है 2L+1। इसको भी आप याद रखे रहिएगा, दोनों में से जो काम आएगा उसको हम इधर यूज करेंगे। उसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, किसकी दिशा? चक्रण की दिशा या फिर घूमने की दिशा को बताता है। इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को बताता है। आप जानते होंगे कि ये जो एक डिब्बा होता है, एक कक्षक होता है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक डिब्बे में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर मुंडी वाला होगा या फिर नीचे मुंडी वाला होगा। ऐसा एरो चिन्ह से आपको पता चलेगा। यहाँ दिख रहा है आपको, ये ऊपर सिर वाला है, आधा तीर से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। ये इसको भी आधा तीर से ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे चक्रण वाले होंगे जिनका नुकीला सिरा ऊपर की तरफ होगा तीर चिन्ह में, या फिर इलेक्ट्रॉन का ये जो प्रदर्शित करने वाला चिन्ह है उसका नुकीला सिरा नीचे की तरफ होगा। तो ऐसा रहे चाहे ऐसा तीर चिन्ह रहे, आप समझ जाइएगा, मैं नीचे वाले को मिटा दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे दिशा में घूमने वाले होंगे या फिर ऐसे। कैसे होंगे मैं बता रहा हूँ आपको। तो घड़ी आप सब जानते हैं, वॉच, घड़ी में यहाँ पर 12 रहता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और उसमें कांटे लगे होते हैं। ये घंटा वाला कांटा है
और ये मिनट वाला रहता है। तो घड़ी में किस प्रकार से चलता है घड़ी, तो घड़ी में सबसे पहले मान लीजिए 12 से हम चालू करते हैं तो 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 5 बजेगा, फिर 6 बजेगा, फिर 7। इसका मतलब है घड़ी का जो कांटा है वो इस प्रकार से घूम रहा है। घड़ी का कांटा इस दिशा में घूम रहा है, ऐसे करके इस प्रकार से घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो परमाणु में भी ये मान लीजिए परमाणु है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर जब घड़ी की दिशा में घूमता है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए ऊपर सिर वाले एरो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और ऐसी गति को हम क्लॉकवाइज गति कहते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज गति हिंदी में दक्षिणावर्त गति कहा जाता है। इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त गति कहते हैं। तो यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन ऊपर सिर वाले होते हैं वो सब के सब क्लॉकवाइज गति करते हैं या दक्षिणावर्त गति करते हैं, और उनका मान हम लिखेंगे इतना +1/2 धन 1/2। उसके बाद यहाँ पर फिर से इसको बताने के लिए जो नीचे सिर वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे 12 बजने का सिग्नल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। अब यहाँ पे कांटा 2 लगा हुआ है, एक मिनट का कांटा छोटा वाला और बड़ा वाला घंटा का कांटा। अब इसमें मान लीजिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, 12 बज रहा, 12 के बाद 11 बजता, फिर 10 बजता, फिर 9 बजता, फिर 8 बजता, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करते करते घड़ी का कांटा इस दिशा में घूम रहा है। तो घड़ी के इस मूवमेंट को हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गति। हिंदी में इसको कहा जाता है वामावर्त गति। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई परमाणु है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है, तो उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज गति, और उसको हम इस प्रकार से नीचे सिर वाले एरो चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है -1/2। तो ध्यान देंगे, चक्रण क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है उसको बताने का काम करता है, उसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, और इसको हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमते हैं उसको हम ऊपर एरो चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और इसका वैल्यू +1/2 होता है। जो इलेक्ट्रॉन घड़ी के उल्टे दिशा में घूमते रहते हैं उसको शो करने के लिए हम नीचे सिर वाले तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इसका वैल्यू होता है -1/2। अब ये परिभाषा आप जान चुके हैं, उसका इधर हम एप्लीकेशन करते हैं, उदाहरण 1-2 बनाकर देखते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा। और नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2p6 है। इसमें 2 प्रकार से प्रश्न हो सकता है। पहला पूछेगा, इसमें ये सामने ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को शो करता है, 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए ग्रुप में पूछ रहा है सभी इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या ज्ञात करें। सभी इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या ज्ञात करो, क्या होगा करके पूछ रहा है। अभी क्या बोला है, ये जितने भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं इनका क्वांटम संख्या ज्ञात करना है ग्रुप में। तो हम क्या करेंगे, ये सामने का गिनती आपको दिख रहा है, और सामने का गिनती किसको प्रदर्शित करता है, सामने का जो गिनती रहता है भाई यहाँ दिख रहा है सामने का गिनती, ये सामने का गिनती दिख रहा है, ये हमको बताने का काम करता है मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2, दूसरे के लिए भी 2, तीसरे के लिए भी 2, चौथे के लिए भी 2, पांचवें के लिए भी 2, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब के लिए ये सामने में 2 ही लिखा रहेगा। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी सामने में 2 लिखा है, दूसरे के लिए भी 2 लिखा है,
तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें सब के लिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसीलिए n बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6वें इलेक्ट्रॉनों का मुख्य क्वांटम संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर में L निकालते हैं, द्विगुणित क्वांटम नंबर SPDF यहाँ पे लिखा हुआ है, S बराबर 0, P बराबर 1, D बराबर 2, F बराबर 3। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, S दिख रहा है कि P दिख रहा है कि F दिख रहा है। तो भाई दिख रहा है P है यहाँ पर, और P का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान हो गया 1। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 आएगा, दूसरा के लिए भी आएगा, तीसरा के लिए भी आएगा, चौथा के लिए भी आएगा, पांचवा के लिए भी आएगा, छठवां के लिए भी आएगा। तो n का मान 2 और L का मान 1। उसके बाद हम निकालते हैं m का मान निकालते हैं। m का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये डिब्बा बनाना पड़ेगा। कौन सा वाला डिब्बा, ये वाला डिब्बा बनाना पड़ेगा भैया, क्योंकि यहाँ पर P है और P में खानों की संख्या होता है 3, कक्षकों की संख्या होता है 3। तो 3 डिब्बा बना दिए। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर बोला गया है कि इसका मान -L 0 से +L तक होता है। यहाँ -L को लिखना है, यहाँ 0 लिखना है, यहाँ पर +L को लिखना है। तो L का मान कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। L बराबर 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मान हमारा ऋण 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो ये -L 0 +L को मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे अच्छा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ में -L लिखना है, यहाँ 0 लिखना है, यहाँ पे +L लिखना है। इतने में हमको समझ में आ जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ऊपर ऊपर मुंडी वाले को पहले गिनना है। तो ये पहला नंबर का इलेक्ट्रॉन ऋण 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन का मान 0, तीसरा इलेक्ट्रॉन का मान -1, नीचे की संख्या को देखते जाना है। ये चौथा इलेक्ट्रॉन का मान ऋण 1, पांचवा इलेक्ट्रॉन का मान 0, छठवां इलेक्ट्रॉन का मान -1। इसका मतलब है ये पहला इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन का मान कितना आया, ऋण 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन का मान कितना आया, 0, तीसरा और छठवां का मान कितना आया, 1। इस तरीके से हमने 6वें इलेक्ट्रॉनों का ये m हमने निकाल लिया, -1, 0 और +1। अब बचा कौन सा क्वांटम नंबर, s वाला बचा। तो भाई देखो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन वाला ऊपर मुंडी वाला है, ये दूसरा वाला ऊपर मुंडी वाला है, तीसरा वाला ऊपर मुंडी वाला है, चौथा वाला नीचे मुंडी वाला है, पांचवा वाला नीचे मुंडी वाला है, छठवां नीचे मुंडी वाला है। तो ये ऊपर ऊपर मुंडी वाले का मान कितना हो गया, +1/2, और नीचे नीचे वाले का मान, इसका भी -1/2, इसका भी 1/2, इसका भी -1/2। इसका मतलब है अब ये 3 बार लिखने के बजाय मैं ऐसा लिख दूं कि ऊपर मुंडी वालों का +1 और जिनका नीचे मुंडी होता है उसका हो गया -1/2। तो आप जान लोगे कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन का मान +1/2, क्लॉकवाइज गति कर रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। ये चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन ये नीचे मुंडी वाले हैं। नीचे मुंडी वाले मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहे हैं और इनका मान होगा -1/2। ये हमने 2p6 के सभी इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्या निकाल लिया। अब इसके बाद ये मैं ग्रुपिंग में बताया था, एक और बता देता हूं यहीं पर। ग्रुपिंग के बाद कैसे सिंगल सिंगल में पूछ सकता है आपको क्वांटम नंबर के बारे में। दिया है आपके पास 3d9k, 9th नंबर में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्वांटम संख्या ज्ञात करना, खाली 9th वाले का, बाकी का छोड़ दो।
बाकी 8 इलेक्ट्रॉन को आपको भूल जाना है, केवल लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है 9th नंबर का, उसके क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, n का मान, सामने का गिनती दिख रहा है 3, सामने में गिनती लिखा रहता है, वो बताता है हमको मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। L यहाँ देख लीजिए, S P D F दिख रहा है, यहाँ पे D है, इसीलिए D का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ज्ञात करना है, तो मैग्नेटिक के लिए क्या बनाना पड़ता है, डिब्बा बनाना पड़ता है। D वाला डिब्बा हम बना देंगे, और D वाला जब डिब्बा बनाएंगे तो कितने खाने बनाने पड़ेंगे, 5 खाने बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 और 5 बना दिए हमने। अब उसके बाद ये जो L दिख रहा है उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हो जाएगा, -L से लेकर 0 से लेकर +L तक। तो ये -L के माइनस के बाद L में कितना मान रखना, 2 रखना पड़ेगा, तो -2 हो जाएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आता है, फिर +2, बीच के सबको लिखना है। ऐसा नहीं कि -1 यहाँ पर नहीं है, +1 यहाँ पर नहीं है तो छोड़ दें। इनके बीच में जो भी संख्या आता है -L 0 से +L, संख्या रेखा आप जानते होंगे, तो -L से 0 और 0 से +L के बीच में जितने भी संख्या आएंगे उन सबको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखिए -L के जगह में पहले क्या रखेंगे, -2 आएगा, -2 के बाद क्या आता है, -1 आता है, उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद +1 आएगा, उसके बाद +2 आएगा। इतना करना है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, यहीं पे रुक जाना है। ये 9वां इलेक्ट्रॉन मैं थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ समझाने के लिए, आपको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 9वां इलेक्ट्रॉन के नीचे वाले में क्या लिखा है, +1 लिखा हुआ है, इसीलिए m का मान कितना हो जाएगा, m का मान +1 हो जाएगा। इस डिब्बे के नीचे में जो भी लिखा रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है आपको। अगर मान लीजिए 8वां इलेक्ट्रॉन बोलता तो कैसे निकालते हैं, सरल है। ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये छठवां इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन ये है, और उसके नीचे में 0 लिखा हुआ है, तो m का मान 0 आ जाता। छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 ये वाला छठवां इलेक्ट्रॉन है, छठवां इलेक्ट्रॉन का मान -2 हो जाता। नीचे में संख्या लिखा हुआ है, नकल मारना है हमको। उसके बाद s का मान निकाल लेते हैं। s का मान, ये 9वां नंबर का इलेक्ट्रॉन नीचे मुंडी वाला है, उल्टा घूम रहा है, इसलिए इसका मान हो जाएगा -1/2। तो अभी हमने क्वांटम नंबर का परिभाषा और क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, या तो ग्रुपिंग में पूछ सकता है या फिर ऐसे सिंगल सिंगल में पूछ सकता है। मैं एक और आपको बता देता हूँ, फिर आज का छुट्टी करेंगे। यहाँ बोल देगा आपको 4th नंबर के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। कौन से नंबर के इलेक्ट्रॉन की, चौथे नंबर के इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या ज्ञात करना। n मतलब ये हो गया भाई, n को प्रदर्शित कर रहा है, ये l को प्रदर्शित कर रहा है, दोनों मान तो वही आएंगे। अब चौथा नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, देखते हैं। चौथा नंबर का इलेक्ट्रॉन काउंट करो, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। नीचे में कितना लिखा हुआ है, +1 लिखा है, तो +1 लिख देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ऊपर एरो चिन्ह है, तो इसका मान हो जाएगा +1/2। इसी को मैं बोल देता हूं, इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो बोलेगा, तो कैसे करोगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन, n का मान तो वही होगा, l का मान वही होगा, दोनों को लिख दिए। m का मान यहाँ पर देखते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये पहला और ये दूसरा, -1 आ गया, इसका मान -1। ये ऊपर मुंडी वाला है, तो मान कितना हो जाएगा, +1/2 ही रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्वांटम संख्याओं के बारे में निकालना जान चुके हैं, उनका परिभाषा इत्यादि के बारे में जान चुके हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है आज जो पढ़े उसमें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।